नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के एकदम विस्तृत सिलेबस के बारे में। क्योंकि आपके जो सुपर टेट का सिलेबस दिया है उसमें केवल भाषा लिख करके दे दिया है, हिंदी हिंदी व्याकरण और अपठित पठित गद्यांश। और दोस्तों दे दिया है संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी के बारे में, बस इतना सा ही लिख दिया है। टॉपिक आपको नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक एक टॉपिक को पूरा विस्तार करके बताने वाला हूं कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से आज समझाने वाला हूं, जिससे कि आप जो है 10 में 10 नंबर या 10 में कम से कम 9 नंबर लाने लायक काम कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मेहनत करने से पीछे जाएंगे तो उतना ही आप पाएंगे जितना मेहनत करने वाला छोड़ के जाएगा। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए है। अगर आप लोग केवल ये जानना चाह रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, किसने क्या कहा और अब की जन्म में आएगी कि अगले जन्म में आएगी, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो नौकरी लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें जो है हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, संस्कृत का सिलेबस जो है संपूर्ण सिलेबस टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे, और इसमें पिछले प्रश्नों जो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर है, दोनों का मैंने एनालिसिस भी अच्छे से किया है। कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले संस्कृत का सिलेबस देखते हैं। कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। मतलब कि भाषा में टोटल 40 नंबर है। 20 हिंदी है आपका, 10 संस्कृत है और 10 क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, तो 20 हिंदी है, 10 जो है आपका संस्कृत है और इंग्लिश कितना है? 10। तो इस 10 नंबर की बात हम लोग संस्कृत वाली करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 चीजें आपको मिलेंगी। अभी तक कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं? 68,500 में 8 प्रश्न व्याकरण से थे। और गद्यांश पद्यांश की बात करें तो इसमें केवल पद्यांश से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, मतलब कि पद्यांश से 2 प्रश्न पूछे गए थे और गद्यांश से एक भी प्रश्न नहीं था। और अगर 69,000 की बात करें तो दोस्तों इसमें 8 प्रश्न व्याकरण से आए हैं, 8 ही दोनों में देखिए आए हैं। और यहां पर एक गद्यांश से आया है और एक पद्यांश से आया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको वर्गीकरण मिल गया कि 8 प्रश्न आपके व्याकरण से मिलने हैं। गद्यांश पद्यांश वाले तो फ्री के नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संस्कृत में 10 नंबर में टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है इसके सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद में फिर एक एक टॉपिक को आपको बताऊंगा कि एक एक टॉपिक में कितना कितना आपको पढ़ना है, कितना छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहां पर देखिए टॉपिक में कौन कौन से माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना है। वर्णमाला, ये माहेश्वर सूत्र ही वर्णमाला है। संस्कृत में वर्णमाला को वर्ण समाम्नाय के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। उच्चारण स्थान पढ़ना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इसके बारे में बता रहा हूं अभी। कारक और विभक्ति एक ही है, मैंने अलग अलग लिखा है थोड़ा सा अंतर करने के लिए। धातु रूप, शब्द रूप, संस्कृत की गिनती और संस्कृत में कुछ और आपको किसी के नाम है, कुछ और चीजें हैं। संस्कृत में अर्थ आपको कह सकते हैं, शब्दार्थ कह सकते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ये पूरा का पूरा आपका मैंने टॉपिक रख दिया है। कैसे पढ़नी है ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। देखिए यहां पर जो है माहेश्वर सूत्र से देखिए कितने प्रश्न आए हैं, पहले मैं ये बता देता हूं, फिर आगे टॉपिक पे चलता हूं। माहेश्वर सूत्र से दोस्तों एक प्रश्न केवल पूछा गया है अभी तक। ठीक है, मतलब दोनों मिला के एक प्रश्न पूछा गया था माहेश्वर सूत्र से। जो लाल कलर की स्याही है वो 69,000 के लिए है, और जो ब्लू कलर की है वो 68,500 में आए प्रश्नों के लिए है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए माहेश्वर सूत्र किसमें आया था दोस्तों, तो 69,000 में एक प्रश्न माहेश्वर सूत्र से पूछा गया था। उच्चारण स्थान से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। संधि से देखिए, संधि से आपका 68,500 में 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक आपका सूत्र पूछा गया था और एक संधि का अपवाद पूछा गया था। सुखार्थ में कौन सी संधि है और एचो अयवा यावह करके पूछा गया था कि ये किस संधि का सूत्र है। ठीक है, तो स्वर संधि के जितने सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या पढ़ना है अभी आगे चलते हैं। समाज से 2 प्रश्न आपका 69,000 में और एक प्रश्न पूछा गया था 68,500 में। उपसर्ग की बात करें तो एक उपसर्ग पूछा गया था किसमें, वो भी आपका पूछा गया था माफ कीजिएगा 68,500 में पूछा गया था। प्रत्यय में से एक एक दोनों से पूछा गया था। ठीक है, अभी मैं प्रत्यय के बारे में बताऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न पूछा जाता है और कठिन थोड़ा सा आता है इसलिए। अव्यय में देखिए क्या है, अव्यय में अर्थ पूछा था कुत्र का। तो दोस्तों कुत्र का अर्थ पूछा था, तो ये आप शब्दार्थ में भी जोड़ सकते हैं। तो ये अव्यय और शब्दार्थ जो है एक साथ आप जोड़ के चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है।
बाकी आपका कारक चिन्ह और विभक्ति के नियम, तो दोनों एक ही चीज है। कारक चिन्ह कर्ता में कर्म को करण से, और विभक्ति के नियम क्या है कि कर्ता कारक में कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं, कर्म कारक के कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं कि अगर आपका जो शब्द रूप दिख रहा है, किसी आपको देखने में तो लग रहा है ये दूसरी विभक्ति का है, लेकिन वो निकल जाता है दूसरी विभक्ति का, कोई नियम लग जाता है। जैसे एक प्रश्न आया था, स्तः चौरेभ्यः विभेति, ठीक है, तो इसमें चौरेभ्यः से आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस विभक्ति का है, लेकिन जब आप विभक्ति के नियम जानेंगे तो वो तुरंत आप उत्तर लगा देंगे। अगला है धातु रूप। धातु रूप और लकार यहां से पढ़ना है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां से देखिए एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लकार से एक आया था और एक वचन से आया था। ये किसमें आया था दोस्तों? तो ये आया था आपके 69,000 में। लकार के प्रकार से एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न आया था कि पूछ लिया था, एक दे करके रूप दे करके पूछा था कि ये किस वचन का है, ठीक है। आगे है संस्कृत की गिनती से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, शब्द रूप से एक एक प्रश्न दोनों में पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों संस्कृत में नाम से पूछा था, क्या रिश्तों का नाम में से एक पूछा था, स्वस्त्रा या ऐसे ससुर का पूछा था शायद, तो ये भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये कितने प्रश्न कहां से पूछे गए थे, ये आपको मिल गया। इसका पीडीएफ आपको लेना है दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो ये जो है आप हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम परिवार, ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों विस्तृत अगर सिलेबस की हम लोग बात करें, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी किताब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो किताब भी आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए बुक मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि लास्ट में भूले ना। चलिए विस्तृत सिलेबस में आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना है। माहेश्वर सूत्र में आपको क्या पढ़ना है कि 14 सूत्र जो है वो आप किसी तरह से याद कर लीजिए, अभी से मेहनत करके चिपका लीजिए दीवार पे। एकदम सोच लीजिए कि एक भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है। 4-5 साल बाद वैकेंसी मिल रही है, तो क्यों हम एक नंबर से चूके। तो इसको जो है आप कहीं लिख के चिपका लीजिए, ठीक है। आयुड़ रिलरी के होंगे छबरट गण यमन गणम जबई गणदस जब गणदस चटत चटतो कपय ससरहल, ये आप रट जाइए एकदम से, ठीक है। और इससे जो प्रत्याहार बनते हैं, मुख्य मुख्य प्रत्याहार है, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। समय मिला तो मैं खुद एक एक टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बना दूंगा जिससे कि आपका काम अच्छे से हो जाए। उसके बाद उच्चारण स्थान के 9-10 सूत्र है, वो अगर आपको सूत्र याद होंगे तो संस्कृत के उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएंगे। अदरवाइज प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन संभावनाएं पूरी है कि अब की बार आपसे पूछे ही ले। वैसे आपने हिंदी में पढ़ा है तो सेम लगभग होता है, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, इसको आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। संधि में क्या क्या पढ़ना है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो स्वर संधि से पूछा गया था, तो आपको स्वर संधि बहुत अच्छे से याद करनी है। क्या क्या स्वर संधि में पढ़ना है आपको? तो सूत्र सभी के याद होने चाहिए जो पांचों है आपके, ठीक है। और अपवाद में दोस्तों क्या है, देखिए अगर आप टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको व्यंजन संधि भी और अच्छे से पढ़नी है। पढ़नी तो यहां भी है, लेकिन उसके भी सारे सूत्र आपको याद कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। अपवाद जो है, जो भी अपवाद होते हैं, जैसे सुखार्थ पूछा था, ठीक है, तो इसमें भी अपवाद है, तो आपको अपवाद पे विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सूत्र अपवाद ये आपको पढ़ ही लेना, बाकी नॉर्मली तो आप पढ़ ही लेते हैं। संधि समास में क्या करना है? समास आप जब पढ़ेंगे तो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों उदाहरण तो स्पेशली आपको पढ़ने हैं। इसमें भी दोस्तों ज्यादातर पूछा जाता है तत्पुरुष से, ठीक है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, और आपका द्विगु समास है, यही से ज्यादा पूछ लिया जाता है संस्कृत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों द्विगु में जाकर के लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, कर्मधारय में कंफ्यूज होने लगते हैं, इसीलिए यहां से ज्यादा पूछ लेता है। थोड़ा सा तत्पुरुष का क्राइटेरिया भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। उपसर्ग की बात करें तो 22 उपसर्ग है, और इसमें से कोई भी उपसर्ग एक पूछ लेता है। अभी पूछा था शायद प्रति उपसर्ग के बारे में पूछा था, प्रत्यागमन, ठीक है। प्रत्यागमन पूछा था कि क्या है प्रत्यागमन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिधर्म आगमन संधि आप करके देख सकते हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे तो आपको वैसे भी उपसर्ग बाहर निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग के आप उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। उदाहरण का अभ्यास कर लेंगे 2-3 बार, तो आपका एक नंबर तैयार हो जाएगा। प्रत्यय की बात करें तो देखिए प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक धातु प्रत्यय, एक शब्द प्रत्यय। जैसे आप धातु रूप और शब्द रूप पढ़ते हैं, तो वैसे ही धातु और शब्द प्रत्यय होता है। धातु प्रत्यय के दो भेद है, कौन से? तिगंत और कृदंत है। तो तिगंत जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा। कृदंत आपको पूरा पढ़ना है। कृदंत मतलब जो क्रिया के अंत में लगता है, ठीक है। तो ये कृदंत प्रत्यय आपको पूरा पढ़ना है। यहां से प्रश्न पूछा गया था, सत्र प्रत्यय के बारे में पूछा गया था। लोगों को लग रहा था कि प्रत्यय वही हिंदी वाले से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, संस्कृत में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
शब्द रूप में, शब्द प्रत्यय में अगर बात करें तो सुबंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय है, तो सुबंत आपको नहीं पढ़ना है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे से आना चाहिए, सुपर टेट की कर रहे हैं तो भी आना चाहिए, क्योंकि सुपर टेट तो और आगे है, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। अव्यय में कुछ नहीं करना है, उदाहरण अभ्यास अर्थ के साथ कर लेना। जैसे कुत्र का पूछ लिया था कि क्या अर्थ होता है, तो एक जगह अव्यय के मैं खुद आपको लिस्ट बना के दे दूंगा कई सारे शब्दों का, उसका अर्थ भी लिख के दे दूंगा। समय निकलते निकलते जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं कहीं भी बैठ के ये काम करके आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब की बार आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर होना चाहिए। आगे बात करें कारक और विभक्ति की, तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, कारक चिन्ह पढ़ लेना है, ठीक है। सभी जो कारक है, सभी जो विभक्तियां, उसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से ये आपको पढ़ लेना है। और विभक्ति के नियम मैंने अभी बताया ना कि हर विभक्ति का एक विशेष नियम होता है, कई सारे नियम होते हैं उसमें। तो आपको जैसे अभिधय है, अभितय है, परितय है, मतलब चारों ओर के उसमें क्या होता है, चोरेभ्य आया था ना, तो अगर कोई चोरी करता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, समय मिला तो मैं इस पे एक शॉर्ट में आपको एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आपको, मैं वो विस्तृत वाला तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में दे दूंगा तो आपको एक नोट्स के रूप में मिल जाएगा, या मैं एक नोट्स ही तैयार कर दूंगा जो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो संस्कृत के नोट्स में कोशिश करूंगा एक शॉर्ट नोट बना के आप लोगों के लिए रख दूंगा, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। अब बात करते हैं धातु रूप और शब्द रूप, यहीं पे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका धातु रूप है दोस्तों, धातु मतलब क्रिया वाला रूप है, ठीक है। तो धातु रूप में सबसे पहले तो आपको लकार पढ़ लेना है। लकार के कितने प्रकार होते हैं, तो संस्कृत में आपको 10 प्रकार मिलेंगे। लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, ये आप 5 तो बराबर पढ़ते ही हैं। उसके बाद भी ये लुट लकार है और लुंग लकार है, इस तरीके से आप लिट लकार है, 10 लकार है टोटल। तो आपको 10 के नाम आने चाहिए। किस लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जैसे लिट लकार का किसमें होता है, भविष्यत काल में होता है। विधिलिंग लकार का चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। ये आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा किसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद आप आएंगे कि रूप याद करना है, तो रूप आपको देखिए याद करना है केवल 5 लकार का, लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग। तो गम धातु के आप 5 लकार का रूप याद करेंगे, और उसमें आप देखिए गम है, दृश्य है, भू, पट, क्री, पा मतलब पिब और स्था। ये इतना जो है, इतने जो है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और अगर मिलेगा तो मैं इसका जो है बना करके एक वीडियो आपको दूंगा, या मैं नोट्स बना के उसमें डाल दूंगा सारे, कौन कौन से आपको पढ़ डालने, कौन कौन से याद करने, थोड़ा सा तरीका भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप याद करें, ठीक है। आगे बात करते हैं शब्द रूप की। शब्द रूप में दोस्तों देखिए क्या करना है, कुछ आपको देखिए इसमें भी अकारांत है, इकारांत है, ठीक है, इस तरीके से कई सारे हैं, उकारांत है। तो इसमें मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वहां यहां पर रखा है। तो ये आपको बालक है, बालिका, राजा, गाय, माता, पिता, लता, मति, नदी और धेनु, इतना तो आपको याद ही कर लेना है। याद ऐसे नहीं होगा, रोज आप लिख के एक चिपका लीजिए, उसको रट जाइए। इसमें तो कई सारे हैं जो आपको एकदम वैसे ही मिल जाएंगे, मतलब सेम सेम लगेंगे, आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें मैंने नहीं लिखा है राम का, तो राम और बालक, माफ कीजिए, राम और बालक जो है इसका रूप सेम सेम होता है, ठीक है। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप रटेंगे, चाहे जैसे रटेंगे, आपको कुछ भी तरीका लगा के याद करना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि अगर कुछ अच्छा तरीका मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ इससे याद कराना चाहिए, तो मैं वो बताऊंगा आपको। संस्कृत में गिनती, अभी यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है क्योंकि टेट में पूछा जाता है, तो अब की बार आपसे संस्कृत में गिनती भी पूछा जा सकता है। तो संस्कृत की गिनती 1 से 100 तक आपको आनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं लिख करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आपको वहां भी नहीं मिलता है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपको आना ही चाहिए, तो वो आपको मैं बता दूंगा। शब्दार्थ की बात करें तो देखिए कुछ शब्दार्थ आपको आने चाहिए, जैसे रिश्तों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो मैंने रिश्तों के नाम मैं पढ़ के गया था, मुझे लग रहा था कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, और वहां से क्वेश्चंस आए भी, क्योंकि ये बीटीसी की बुक में मैंने देखा था कि ये सब दिया हुआ है। तो बीटीसी की बुक से ये चीजें पूछ ली गई थी। जानवर है, फल है, सब्जी है, पक्षी है, इनके नाम भी आपको कुछ जो मेन मेन आपको मिले, जैसे कक्षा 1 से 5 8 तक की किताबों में जो चीजें मिल जाए आप उनको भी जरूर पढ़ जाइए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये सब है, ये आप 1 से 8 तक की किताबों से पढ़ लीजिए। ये रूप जो है ये भी 1 से 8 तक की किताबों से, 1 से 8 नहीं, मतलब आप 4 से 8 तक की देख लीजिए, तो वहां आपको बहुत अच्छे से चीजें ये सब मिल जाएंगी, ठीक है।
बुक की बात करें, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो एक विजयी भव की जो किताब आती है, ठीक है, विजयी भव की किताब आप ले सकते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी है। यहां से आप पढ़ सकते हैं, सारे टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको क्रिस्प चाहिए होगा, विजयी भव से भी ज्यादा क्रिस्पी, तो मैं वो बना के आपको देने की कोशिश पूरी करूंगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो जितना अभी मैंने सिलेबस बताया उतना पढ़ने के बाद आपको संस्कृत साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो महाकाव्य है, गद्य है, पद्य है, नाटक है, ठीक है, तो उनके बारे में, उनके पात्रों के बारे में और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको उन महाकाव्यों के बारे में भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको संस्कृत में पढ़नी है, और इतना पढ़ने के बाद आप 10 में कम से कम 9 नंबर की अपेक्षा कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, छोड़ने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप छोड़ेंगे, अगला पढ़ लेगा तो वो आपसे आगे चला ही जाएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। फिर मैं बता रहा हूं कि जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारा स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, स्टडी शाला 2.0 है, ये ओ है, ये ध्यान दीजिएगा, ओ ऑफिशियल के नाम से एक हमारा टेलीग्राम परिवार है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर इसका मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा, जो पिछली क्लासेस की पीडीएफ नहीं पढ़ पाई है वो भी मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सिलेबस एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।